बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री कह रहे नौकरी कहाँ से आएगी। अब उन्होंने एक बड़े असंसदीय जिसको बोलते हैं भाषा का प्रयोग किया और कहा कि नौकरी अपने बाप के घर से ला करके देगा। हमने उन नौकरियों को देने का काम किया और पूरे देश ने देखा। हमने जिन चीज़ों को कहा कि भाई आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, जो जातीय जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना कराया, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की, आज उन्हीं मुद्दों पे आपने देखा कि देश की राजनीति होने को है, देश की राजनीति हो रही है। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव फैजुल रहमान फैज साहब हैं। आज हम इनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आरजेडी की जो आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें क्या कुछ रणनीति रहेगी, उस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत समस्तीपुर टुडे के सारे दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, आपका आभार जी कि आपने अवसर दिया जी हमको हमारा पक्ष, हमारी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। जी नहीं, देखिए, आरजेडी की विचारधारा जी वो पहले से ही स्पष्ट है। हम्म, आरजेडी की विचारधारा सामाजिक न्याय की विचारधारा है। आरजेडी की विचारधारा शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, लांछितों, वांछितों, हाशिए पर खड़े लोगों को न्याय दिलाने की विचारधारा है। तो आरजेडी अपनी विचारधारा में बदलाव नहीं करती है। आरजेडी की विचारधारा स्पष्ट है कि जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको रोकना है, संविधान को बचाना है। आरजेडी ने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात के जो लालू जी की विचारधारा थी, उसी विचारधारा को के वाहक बने हैं हमारे नेता, बिहार के युवाओं के भविष्य आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। और बदलाव बस इतना ही हुआ कि जब नेता प्रतिपक्ष के हमारी 17 महीने की सरकार बनी, हम 17 महीने सरकार में रहे, तो हमने युवाओं को आगे रख करके, महिलाओं को आगे रख करके, बेरोजगारों को आगे रख करके राजनीति किया। और राजनीति जिन मुद्दों पे हो रही थी पूरे देश में, राजनीति जो बांटने वाली ताकतों पे राजनीति हो रही थी, हमने उन मुद्दों को पीछे धकेला और लोगों को बताया कि नहीं, राजनीति कमाई, दवाई, सिंचाई इन पे होगी, राजनीति रोटी कपड़ा और मकान पे होगी, राजनीति बेरोजगारों पे होगी। जो बेरोजगार की एक बड़ी जमात इस देश में आकर के खड़ी हो गई है, राजनीति उन पे होगी। राजनीति उन पे होगी जिनकी जितनी आबादी, उनकी उतनी हिस्सेदारी पे राजनीति होगी। राजनीति अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक को संरक्षित करने पे राजनीति होगी। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने इन 17 महीनों में बड़े पैमाने पे जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी देने के लिए ये किया, उनका नौकरी का सृजन किया और आपने देखा कि बड़े पैमाने पे नौकरी मिली। जो समय लोग थे, खुद बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री कह रहे थे नौकरी कहाँ से आएगी। अब उन्होंने एक बड़े असंसदीय जिसको बोलते हैं भाषा का प्रयोग किया और कहा कि नौकरी अपने बाप के घर से ला करके देगा। हमने उन नौकरियों को देने का काम किया और पूरे देश ने देखा। हमने जिन चीज़ों को कहा कि भाई आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, जो जातीय जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना कराया, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की, आज उन्हीं मुद्दों पे आपने देखा कि देश की राजनीति होने को है, देश की राजनीति हो रही है। आज देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो इन चीज़ों का मजाक उड़ा रही थी, जो जात पात और बाकी चीज़ों का मजाक उड़ा रही थी, उन सच्चाइयों से अपने मुंह को फेर रही थी, आज वो जातिगत जनगणना पे आए। तो राजनीति तो राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही घूमेगी बिहार में और उन्हीं इर्द गिर्द के पीछे राजनीति होगी। अच्छा सर, अभी जो सामाजिक न्याय परिचर्चा जो है राजद के द्वारा पूरे बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र में चलाया जा रहा है, तो उसका क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या उससे लोगों को क्या संदेश देना चाहती है राजद? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोग एक तरह से समझ लीजिए, जो ख़ास तौर से जो युवा हैं वो एक मानसिक तौर पे इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, इस देश के युवाओं को जो फीडबैक दिया जा रहा है, जो देश के इतिहास में छेड़छाड़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी और अलग अलग तरह से इतिहास को उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो उससे बेगाने हो रहे हैं। वो
नफरती हो रहे हैं, वो एक तरह से, एक वर्ड मैं इस्तेमाल करूँगा, एक तरह के ज़ॉम्बी बन रहे हैं एक देश का बड़ा युवा। ये युवाओं का देश है, भारत युवाओं का देश है, बिहार युवाओं का राज्य है। तो हमारे नेता ने ये सोचा, हम लोगों ने ये सोचा कि युवाओं को देश से परिचय कराना है, सामाजिक न्याय से परिचय कराना है, उनको बताना है कि उनका आधार क्या है, उनकी पहचान क्या है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं और कहाँ उनको जा कर के राजनीति करनी है। हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, जिस संस्कृति से हम आते हैं, भारत जिस संस्कृति के लिए जाना जाता है और भारत की राजनीति जिन संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, हम उनसे परिचय कराने के लिए बिहार में हर जगह विधानसभा स्तर पे घूम करके सामाजिक न्याय परिचर्चा के माध्यम से लोगों से और युवाओं से खास तौर से रूबरू हो रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि पार्टी का सामाजिक आधार क्या है। क्योंकि आप देख रहे हैं देश में जो एक, मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पोर्टल चैनल ने कम से कम उस खाई को पाटने का काम किया है, जो एक कॉरपोरेट घराने की बड़े मीडिया घराने जो हैं जिस तरह से एक आवाज़ को, देश के प्रतिपक्ष की आवाज़ को जिस तरह से दबाने का कोशिश किया और एक नया क्रोनोलॉजी सेट करके, जो सरकारी क्रोनोलॉजी होता है उसको सेट करके पूरे देश में दिखाने का काम किया, उनमें आपकी बड़ी भूमिका हुई। तो अब हम देखें कि भाई आपकी भूमिका तो सीमित है, तो लोगों तक उस संवाद के माध्यम से हम जाएं और लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है, आप कहाँ खड़े हुए हैं, आपके चेहरे को खराब किया जा रहा है पूरी दुनिया में। जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते थे, जिस सामाजिक न्याय के लिए आप जाने जाते थे, जिस भाईचारे और मोहब्बत के लिए जाने जाते थे, जिस गंगा जमुनी तहजीब के लिए आप जाने जाते थे, उन चेहरे को खराब किया जा रहा है और उसमें युवा, बहुत ज़्यादा युवा हैं। तो युवाओं को बताने के लिए हम पार्टी का जो आधार है, पार्टी की जो विचारधारा है और इस देश का जो सोच है, जो आत्मा है, जो गांधी, लोहिया, बापू, पेरियार, इनकी जो आत्मा है, इनकी जो सोच है, जो अंबेडकर की सोच थी, जिस सोच के लिए संविधान को बनाया गया, संविधान में देश के लोगों की बातों को समाहित किया गया, उनसे अवगत कराने के लिए हम इस पर चर्चा पे निकले। अच्छा सर, लगातार जो है वक्त संशोधन कानून का जो है आरजेडी के द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है, तो आप लोग की क्या मांग है? क्या वक्त संशोधन कानून में जो नया कानून बना है उसको लेकर आप लोग का क्या विरोध है? उसमें आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल उसमें जो बदलाव चाहते हैं उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन बदलावों पे गंभीरतापूर्वक विचार किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उन्हीं सवालों को पूछा कि वक्फ बाय यूज़र की बात पूछा कि भाई आप किसी दूसरे धर्म के न्यायिक इसमें, दूसरे धर्म का जो बोर्ड होता है, ये होता है, आप उनमें बाकी दूसरे धर्म के लोगों को जगह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये गंभीर है ना। जहां हमको समानता का अधिकार मिला हुआ है, सभी धर्म को, सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों को नहीं, बाकी सभी धर्म को अपने अपने धर्म के हिसाब से जीने, रहने, खाने, पीने, पहनने, सबका अधिकार किया हुआ है, पूजा करने का अधिकार दिया हुआ है। वक्फ सीधे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, इन चीज़ों को समझना होगा। हम वक्फ करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी चीज़ों को अल्लाह के नाम पे, है ना, उनके नाम पे कर दिया और लोगों की भलाई के लिए करते हैं। तो उसके लिए पूरा व्यवस्था बनी हुई है, चीज़ें बनी हुई है। सिर्फ बांटने की राजनीति की वजह से केंद्र की सरकार ने इन चीज़ों को, वही कहा ना, एक जहन को, लोगों के दिमाग में उन चीज़ों को डालने के लिए कि देखो मैं तुम उस समाज को सता रहा हूँ, तुम खुश हो जाओ, है ना। बस इन चीज़ों से उनको, उनके दिमाग को ये किया जा रहा है। असल ये मुद्दा नहीं है। वो अगर इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो फिर रोटी की बात करेंगे, रोज़ी की बात करेंगे, मकान की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, हर तरह की चीज़ों की बात करेंगे। वो फिर बात करेंगे, आपसे सवाल करेंगे कि हॉस्पिटल में गए तो इलाज नहीं हो रहा है, अपने हक की बात नहीं मिले, अपने हक की बात करेंगे। वो हक की बात नहीं करें तो एक दूसरे धर्म के इस पे बार बार आपने देखा होगा सीए, एनआरसी जैसा चीज़, 3 तलाक जैसा चीज़। अरे भाई, जब आप आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक हमको वोट नहीं देता है, तो आप उनको हिस्सेदारी भी नहीं दे रहे हैं, आप उनको कहीं से एमएलए का टिकट नहीं दे रहे हैं, कहीं से एमपी का टिकट नहीं दे रहे हैं, आप राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं, आप मंत्री नहीं बना रहे हैं। अगर आपको हमारी भलाई की इतनी फिक्र है, हम चुन के नहीं आ रहे हैं, तो आप राज्यसभा भेज दीजिए, आपके पास तो भाई सब कुछ है, आप मंत्री बना दीजिए, है ना। आप हमको वैसे नहीं बनाइएगा, लेकिन आप
ठीक हमको दूसरे एक समुदाय को, बड़े समुदाय को खुश करने के लिए अजब के जान रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का है। ये आप जब पढ़ेंगे पूरे इसको, जो अब वक्त कानून हो गया, अब तो एक्ट है नहीं, जब पहले एक्ट को भी पढ़ते और कानून को भी पढ़ते, तो ये सिर्फ मुसलमान धर्म के खिलाफ नहीं है, ये देश के दूसरे धर्मों के खिलाफ भी ये आया हुआ है। तो ये मेरा मानना है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इस तरह की चीज़ों से देश बटेगा, देश जुड़ेगा नहीं। देश की जो मूल समस्या है वो बेरोजगारी है, वो दवाई है, सिंचाई है, वो किसान। आप देख लीजिए इस देश में किसानों का क्या स्थिति है। ऑफ द रिकॉर्ड अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे किसानों के मुद्दे को लेकर के, किसान किस तरह से उसको फसल का पैसा नहीं मिल रहा है। ये बड़ी समस्या है। हर तरह से लोग सड़क पे हैं, लोग आंदोलनरत हैं, लोग परेशान हैं। लोगों का मुद्दा ये होना चाहिए, एक बड़ा देश है, उस देश की बहुत सारी समस्याएं हैं एंड हमारी सीमाएं जो हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, हमारे लोग जो हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, आर्थिक स्थिति लोगों की ख़राब हो रही है, उन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है, ना कि हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद इन चीज़ों में युवाओं को उलझाने की ज़रूरत है। तो मेरा मानना है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये गांधी के सपनों के भारत के ये विपरीत है। इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। और अगर भाजपा के लोग और उनकी पार्टी ये दावा करती है कि मुसलमानों के हित के बारे में सोचते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि हित के बारे में आप मत सोचिए। जो पहले जिन्होंने पहले आपको वोट दिया, पहले उनके हित के बारे में सोचिए, अपने उनके हित के बारे में सोचिए। वो सड़क पे हैं, सबसे छोड़िए आप, उन्हीं के हित के बारे में सोचिए। देश का सबसे बड़ा जो बेरोजगारों का ये है वो वहाँ है, बड़ी आबादी वहाँ है, तो बेरोजगार भी ज़्यादा वहाँ है। पहले उनके रोजगार की बात कीजिए, उनकी दवाई के बारे में बात कीजिए। छोड़ दीजिए, अब आपको वोट नहीं दे रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं आप। और अगर हाँ वाकई मेरे बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आइए शुरुआत कीजिए। आप पहले ही फुर्सत में आप ले जाइए। आपके पास तो है मुख्तार अब्बास नकवी है, शाहनवाज हैं, ये है वो हैं, सब लोग आपके यहाँ हैं, सबको भेजिए, मंत्री बनाइए। तब देखें आप कितना सोच रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं। ये सब तो कुछ कर नहीं रहे और सिर्फ आप फितूर की बात कर रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं। इससे देश नहीं चलेगा। ये देश को बांटने वाली ताकत है। अभी भी समझिए, अभी भी संभलिए, वरना ये देश जब एक बार नकार देता है, देश का मिजाज है, जब एक बार नकार देगा तो फिर मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि सत्ता के आसपास भी नज़र नहीं आइएगा। अभी आप कुर्सी पे हैं, कुर्सी किसी की नहीं है। कुर्सी जब एक बार उतार देती है तो फिर कुर्सी अपने इर्द गिर्द भी आपको नहीं रखेगी। ये मैं आज आपको आगाह कर दे रहा हूँ। अच्छा सर, राष्ट्रीय जनता दल का 3 अहम मुद्दा अगर इस चुनाव में क्या रहेगा? 3 अगर मेन मुद्दे की बात करें जिसको लेकर जो है चुनाव में उतरने का प्रयास होगा या लोगों के द्वारा जो समस्याएं बताई जा रही है उस पर अगर विचार किया जाए तो? बिल्कुल, सबसे मैंने पहले ही कहा, जो बेरोज़गारी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। देश का बड़ा जो ये है हिस्सा है, देश की जो बड़ी आबादी है वो बेरोज़गार है, सबसे बड़ा है। राज्य में ख़ासतौर से इस राज्य की अगर हम बात करें, बिहार की बात करें, तो बिहार में बेरोज़गारी है, बिहार में पलायन है और बिहार में किसानों की स्थिति बद से बदतर है, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ये गलत कह रहे हैं। इलाज की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो गई है ना। तो ये एक बड़ा मुद्दा है इसमें कि भाई हम सबसे पहले तो बेरोज़गारों की बात करेंगे, बेरोज़गारी की बात करेंगे। दूसरी चीज़ है जो मज़दूर हैं, पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं दूसरे जगह, हम उनकी बात करेंगे, है ना। हम सिंचाई की बात करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, किसान के हितों की बात करेंगे, उनको उनके फसल का कीमत नहीं मिल पा रहा है, उनकी बात करेंगे। देश की महिला आबादी है, बड़ी आबादी है, हम उनकी बात करेंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आरक्षण की जो सीमा है, जो जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फैजुल रहमान फैज़ साहब, जो कि राजद के प्रदेश महासचिव हैं। आज हमने इनसे कई बिहार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करना ना भूलें।